बजट यात्रा इंदौर पहुंच चुकी है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यहाँ की ओल्डेस्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बजट यात्रा में हम बात करते हैं कि इस बार की उम्मीदें क्या हैं फाइनेंस मिनिस्टर से, लेकिन सबसे ज़रूरी एरिया में किस तरीके की प्रोग्रेस हुई है। आप सब अलग अलग सेक्टर से आते हैं, वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है और पिछले दशक की बात करें तो कैसी ग्रोथ हुई है इंदौर में, इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं खंडेलवाल जी, बजट से इस बार क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? इस बार बजट अगर मैं देखूं तो इस तरह धुरंधर की तरह नहीं होने वाला है। जिस तरह धुरंधर मूवी ने कुछ धमाल दिखाया था तो बजट में कोई धमाल नहीं होने वाला है। द रीजन बीइंग कि बहुत सारे जो टैक्सेशन इश्यूज थे गवर्नमेंट ने पहले ही रिलीज कर दिए हैं। तो अब वो जो गाना है मेरी सोनी मेरी तमन्ना, तो बजट से मेरी कोई तमन्ना नहीं रही है। एंड बजट के साथ जितने लोग रोमांस करते आ रहे थे, अब वो रोमांस धीरे धीरे कम होने लगेगा, बिकॉज बजट विल नो मोर बी शायद एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और जहाँ तक बजट की जो शाइन थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। एंड टुडे वी ऑल अंडरस्टैंड दैट ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, इट्स ऑलवेज सिल्वर ऑल्सो। तो परिवर्तन आ रहा है, तो बजट से ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं बना के रखेंगे एक्सेप्ट फॉर फ्यू पॉलिसी इश्यूज। इसके अलावा ज़्यादा कुछ होगा नहीं। इस बार तो उन्होंने बिल्कुल गाने में संक्षेप में बता दिया है खंडेलवाल जी ने, लेकिन जाहिर सी बात है जो आम नागरिक हैं वो देखते हैं बजट और कई तरीके की पॉलिसी चेंजेस, जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट का, सिर्फ स्पीच की अगर हम बात करें तो वो देखने वाली बात हर बार रहती है। और इसीलिए जाजू जी मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप जिस सेक्टर से आते हैं वहाँ पर पिछले कुछ सालों में अगर बात करें तो कई सारे सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। इस बार आपको लगता है कि और भी ज़्यादा पुश की ज़रूरत है? जी, सरकार ने जो इनिशिएटिव्स स्पेशली पीएलआई को लेकर के लिए हैं, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से आता हूं, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो सरकार ने चलाई थी पिछले कोरोना के बाद से, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग को पुश दिया है। और उसी से ही हम चाइना +1, यूरोप +1 की बातें देख पा रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि सरकार को इस डायरेक्शन में ही और आगे ले जाना चाहिए और ज़्यादा सेगमेंट्स को इसमें पीएलआई में ऐड करना चाहिए। तो मैं अगर ये कहूँ कि एक प्लानिंग, उसके बाद में पॉलिसी फ्रेमवर्क और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, सो ये 3 स्टेप में अगर पूरी एक्टिविटी को देखा जाए तो 2 स्टेप बहुत अच्छे से हो चुकी हैं, दैट इज प्लानिंग एंड सेकेंड इज the policy framework. So now it is on to the implementation of the same, which is definitely with lot of different system in our country. Bureaucrats usko drive kar rahe hain. Things are moving very nicely, but definitely that needs a best push. So that is what is an expectation कि किस तरीके से ease of doing business की तरफ ये policies जो बनी है उन policies का implementation हो सके। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक की होता है, एक पॉलिसी बनाने से ज़्यादा उसको सही तरीके से कैसे उस पर अमल किया जाए। अर्पित जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, बड़े सारे जो मैं बोलूँगा स्टॉक मार्केट वाले लोग बड़े नाराज़ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, खासकर बजट से जिस तरीके की घोषणाएं हुई हैं। लगता है इस बार खुश हो सकते हैं? आई थिंक गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि वो कुछ नहीं करे तो सब खुश है, कुछ करती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब लास्ट ईयर भी हम देखेंगे कि एलटीसीजी एसटीसीजी का इम्पैक्ट तो हम एसटीटी कलेक्शंस पे भी देख सकते हैं। लास्ट ईयर के एसटीटी कलेक्शंस और FY25 में वी सीन द कलेक्शंस आल्सो स्लोइंग। तो एक इन्वेस्टर, ट्रेडर, इंस्टीट्यूशंस, एफपीआईज लुकिंग एट द होल इकोसिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है तो मार्केट्स विल बी बेटर। यही उम्मीद है कि कुछ नहीं करे। लेकिन पिछला कुछ रिवर्स होने की उम्मीद है या फिर रिप्रेजेंटेशन जो हुआ था वहां पे तो बोला गया था, पिछले साल भी बोला था, मुझे याद है, इस बार भी बोला गया है कुछ वहां पे रियायत दी जाए, लेकिन उम्मीद लगती है आपको? उम्मीद तो मुझे लगती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एक स्टेप लेती है तो ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो लुकिंग एट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अभी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि कुछ एक लिया फिर चेंज करे। दे आर लुकिंग वेरी प्रॉपरली, प्लानिंग से दे आर मेकिंग पॉलिसीज विच आर स्टेबल, जो अच्छे से आगे 5 साल 10 साल का व्यू करके चले। जब से मोदी जी क्योंकि आए हैं, मतलब हम अब 2047 की भी बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो जो कर रहे हैं आई थिंक दे आर लुकिंग मोर बड़े आगे का देख के कर रहे हैं।
इसीलिए है कि कुछ भी नहीं करें तो वी आर ऑल वेरी हैप्पी। कई बार कुछ नहीं करना भी अच्छा है। और बिल्कुल एक और कंपनी यहाँ पे हमारे साथ इस एसोसिएशन में है जो कि काफ़ी काम कर रहे हैं, और हम रियल एस्टेट की बात ज़रूर करते हैं जब बजट की बात करते हैं। मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, कंपनी के लिहाज से, इंडस्ट्री के हिसाब से आपको क्या उम्मीदें हैं? अंकुर जी, पहले तो इंदौर में द टियर नेक्स्ट सिटी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। और टियर नेक्स्ट वर्ड इसलिए यूज़ करा है कि रियल एस्टेट की ट्रेडिशनली तो एक डिमांड है कि उसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए। और वी बीइंग यंगस्टर्स, हम जब से आए हैं तो प्रॉपटेक एक वर्ड पूरे देश में सुना जा रहा है। टेक्नोलॉजी के समागम से, एआई के आगाज़ से रियल एस्टेट अब सिर्फ रियल एस्टेट नहीं रहा है, इसमें फाइनेंस, लीगल, टेक, एआई काफ़ी चीज़ों का समागम हो रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे एसएम ब्रिट सेबी ने लॉन्च किया है, तो एक स्ट्रक्चर करने की कोशिश तो गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से कर रही है वाया एआईएफ, वाया रेट या एसएम रेट। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारे देश का, जहाँ सबसे ज़्यादा जॉब है, और शायद भारत सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा इंफ्रा में ही जाता है, तो रोड ट्रांसपोर्ट में तो हम पैसा लगाते हैं, बट उसके बाद जो उसके आसपास पूरा डेवलपमेंट होता है, जहाँ एक्चुअली लोग रहते हैं, मूलभूत सुविधाएं, रहने का तरीका, रहन सहन, और जहाँ जॉब सबसे ज़्यादा जनरेट होते हैं। अभी आज मनरेगा को भी हम जयराम जी स्कीम बना रहे हैं, तो पैसा तो अब रियल एस्टेट में ही डाल रहे हैं। तो इसे इंडस्ट्री का दर्जा आप दे देना चाहिए, सो दैट एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से देश में काम हो सके, नए जॉब जनरेट हो सके, यूथ अट्रैक्ट हो इसकी तरफ। क्योंकि आज भी आप जब देश में बात करेंगे जहाँ जॉब्स की बहुत कमी है, बट प्रोफेशनल यंगस्टर्स आना नहीं चाहते रियल एस्टेट में। आप बड़े इन्वेस्टर, फंड हाउस से भी बोलेंगे तो पहला सबसे पहले क्वेश्चन आता है, यार ये थोड़ा अच्छा सेक्टर नहीं है। तो इसे रियल एस्टेट का दर्जा, इंडस्ट्री का दर्जा दे देना चाहिए, सो दैट हम अच्छे जॉब्स नए तरीके से यहाँ काम कर पाएँ। उसके अलावा बजट से मेरी बड़ी सिंप्लीफाइड एक्सपेक्टेशन है कि यूजुअली कंजम्पशन लेड इकोनॉमी को देख के इंस्टेंट डिसीजंस काफ़ी होते हैं सालाना। हमें प्रेडिक्टेबल, जो सर भी बोल रहे थे, प्रेडिक्टेबल बजट चाहिए हमें। टैक्स रिफॉर्म्स में आप टैक्सेशन पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, बट जीएसटी क्या लगेगा, नहीं लगेगा, क्लैरिटी है ना, क्लैरिटी हमें ज़्यादा चाहिए, सो दैट हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ में इस इंडस्ट्री को आगे ले जा सकें। कोई भी यहाँ पे पैसा लगा रहा है तो जाहिर सी बात है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसके हिसाब से हो सकती है। धर्मेंद्र जी, आपके हम कैंपस में इस समय बैठे हुए हैं यश टेक्नोलॉजीज़ के, और इंदौर के अगर हम बात करें और खासकर अपनी कंपनी की बात करें, पिछले कई सालों में बड़ी अच्छी ग्रोथ रही है यहाँ पे, और बाकी सारी बड़ी कंपनियों की भी यहाँ पे सेटअप हैं। मैं आपसे आईटी के हिसाब से समझना चाहता हूँ, बजट को किस तरीके से ये इंडस्ट्री को देखना चाहिए? थैंक यू, और हमारे यहाँ पे रखा अंकुर जी, इसके लिए धन्यवाद। आईटी के एंगल से अगर मैं बजट को देखता हूँ तो अभी भी हमने इतने 25-30 साल की जो यात्रा की है, इसमें सर्विसेज फोकस काफ़ी बढ़ा रहा है। और अब वो समय आ गया जब इंडिया थोड़ा प्रोडक्ट लेड नेशन बने, हमारे खुद के आईपीज हों, हमको क्यों दूसरी चीज़ें दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़े, हम कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट हों। इस दिशा में पहल है, लेकिन थोड़ी एग्रेसिव पहल की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पे R&D इन्वेस्टमेंट, एआई इनोवेशन लैब्स बने। जैसे आज भी हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश ने काफ़ी कुछ किया है इसमें, और 8वीं क्लास से ये समागम शुरू हो गया है कि जहाँ पे नवाचार और इनोवेशन पे काफ़ी फोकस है, ताकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम आए। उससे ऑटोमेटिक जॉब क्रिएशन होंगे। ऐसा नहीं है कि जॉब्स की कमी है, बट सही स्किल मिलना बहुत ज़रूरी है। तो स्किल डेवलपमेंट पे जो रेलेवेंट फोकस है, अगर वो बढ़ता है तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी जो मेरी एक बहुत तमन्ना है कि जो हमारे जो विदेश के कर्मचारी यहाँ भी आते हैं और कहीं ना कहीं उनको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, तो हमारा जो इंफ्रा पे जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हम जो प्रेडिक्टेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि आज हम ट्रैफिक में अगर 1-1.5 घंटा लगाएंगे, वो अगर काम पे लगाते हैं तो शायद वो देश को ही उसका फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी इंफ्रा बन रहे हैं वो लॉन्ग टर्म माइंडसेट से बने, और एक क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ये सारी जो बेसिक नीड्स हैं वो सबको एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में सबको अवेलेबल हो, ताकि एक हम मतलब इंडिया की बेस्ट लिवेबल सिटीज़ 25-50 ऐसे शहर हों जहाँ लोग रहना पसंद करें। ये एक उम्मीद है। बिल्कुल, वो एक्सपेंशन होना चाहिए, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। अंकित जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अगरबत्ती में आपने बड़ा नाम कमाया है, और साथ ही अगर हम एमएसएमईज़ की बात करें, पूरे में क्लस्टर की बात करें, वहाँ पर सरकार काफ़ी दिनों से कोशिश तो कर रही है एमएसएमई को बढ़ावा दे, कई सारी स्कीम्स भी लेके आई हैं। यहाँ पर आपको क्या लगता है, न सिर्फ बजट से बल्कि आगे भी सरकार को किस तरीके की योजना लानी चाहिए?
पहली बात तो मैं नवीन भैया की बात को सेकंड करूंगा कि बजट अब ऐसे ज्यादा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स लगने लगा है क्योंकि सरकार बहुत प्रोएक्टिव है और पूरे साल ही रेगुलर कुछ ना कुछ चेंज करे। जैसे हमने देखा कि 22 सितंबर से जो जीएसटी में बदलाव किए गए उन्होंने बहुत इंडस्ट्री को हेल्प किया, क्योंकि जीएसटी एक नया टैक्स है, नया कानून है और इंटरप्रिटेशन के बहुत इश्यूज हैं। हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स उनके हिसाब से कर रहे हैं और डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कर रहा है। तो एट द एंड वी आर रीचिंग नोवेयर, बट yes, definitely it looks like more of a policy document now with such a proactive government. अगर हम एमएसएमई की बात करें अंकुर जी, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने बहुत मेजर्स लिए हैं एमएसएमई को स्ट्रेंथन करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट अ एमएसएमई। हम अगरबत्ती सुन के एमएसएमई लगता है, बट विद द स्केल वी आर नॉट मैं आपको एमएसएमई। इंडस्ट्री के हिसाब से पूछ रहा हूँ, मैं अलग सवाल होगा तो अलग क्वेश्चन होगा। तो हमें तो उसका बेनिफिट नहीं मिला एमएसएमई का, उल्टा वो 45 डेज पेमेंट वाला स्ट्रक्चर बड़ा ही डिफिकल्ट है फॉलो करने के लिए। बट अगर ये देखें तो हाँ, सरकार बोल रही है कि भाई हम आपके, मतलब ये पहली सरकार है जो बोल रही है कि हम आपको समय पे पैसे भी दिलवाएंगे, जो अभी तक शायद हमारे देश में नहीं था। तो हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं और डेफिनेटली एमएसएमई स्ट्रेंथन हो रही है, वो सेफ फील कर रही है इस एनवायरनमेंट में। और गवर्नमेंट सारे मेजर्स और ले ही रही है, जो कि अच्छा है, क्योंकि छोटी कंपनियां जितना स्ट्रांग होंगी, मिड साइज कंपनीज जितनी स्ट्रांग होगी, उतनी हमारी जो देश है जो वो और तरक्की करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल वाजिब बात आपने बोली है। अब मैं यहाँ पे समझना चाहता हूँ कि किस तरीके की सिचुएशन अभी है, हम कहाँ से अभी तक यहाँ पे आए हैं, और ख़ासकर जैसे सरकार ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं, उसके बाद जो ग्राउंड सिचुएशन है वो किस तरीके से एसेस करनी चाहिए। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, हायरिंग हो रही है? हायरिंग हो रही है, बट एक कोविड टाइम था जब लेफ्ट राइट सेंटर हायर करते थे। अब हायरिंग सेलेक्टिव हो रही है, हायरिंग बहुत क्लियर इंटेंट के साथ हो रही है, एक राइट स्किल के साथ हो रही है, जहाँ पे हमको पता है कि इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे प्रोडक्टिविटी से है, हमारे प्रोडक्ट से, हमारे रेवेन्यू से है। तो सोच समझ के हायरिंग हो रही है, बट हायरिंग रुकी नहीं है, कॉशियस नोट डेफिनेटली है, पर हायरिंग चल रही है। जाजू जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा सिमिलर सवाल। इस समय जो रफ्तार की अगर हम बात करें, ग्राउंड सिचुएशन कैसी है? सो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो मैं ये कहूँगा कि ये बेस्ट टाइम है। जिस तरीके से हम पूरे वर्ल्ड वाइड ये देख रहे हैं, सिर्फ अगर हम यूएस के करंट इम्पैक्ट को साइड करके अगर बात करते हैं, सो इंडिया के लिए प्रेफरेंस इनटू ऑल सेगमेंट्स इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। और यूएस के इस टैरिफ के एटमॉस्फेयर को हम लोग बहुत डिफरेंटली देख रहे हैं। It's creating opportunities in the current situations. So we are able to see other markets. We are able to focus on those markets and see how can we go more deep into those markets. So that's something is an opportunity. So मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हमारी कंट्री में आ रही है, हमारी कंट्री की जिस तरीके से स्टेबल पोजीशन है, हमारी कंट्री को बहुत ही एक रिस्पेक्ट के साथ देखा जा रहा है। Technology technocrats in the industry are really growing very differently. Innovation led activities definitely थोड़ा सा अभी बैकसीट पे हैं, जिसे हमें एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो और गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट के पुश के साथ में आगे लेकर के आना है। R&D पे हमारा स्पेंड बहुत अभी लो है, विच वी नीड टू रियली इम्प्रूव and which we can only improve with definitely some participation coming in from government side, which is by supporting a low, because all R&D is a high gestation activity. Right. So in that gestation period, how can you support the industry? How can you support that R&D work? That is something to be thought at a planning commission levels, and how all things can happen that way. That should be taken care of. राइट। आपने जो बात बोली अपॉर्चुनिटी, प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार रिपीट किया है कि आपदा में अवसर है। खंडेलवाल जी, आपने बजट के बारे में तो बताया, जाहिर सी बात है पॉलिसी डॉक्यूमेंट है और बहुत सारे अनाउंसमेंट सरकार पूरे साल भर करती आई है, खासकर इस साल वो टैक्स से शुरू हुआ था बजट में, और उसके बाद इस बार अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जी की, तो उन्होंने खुद ही बोला था कि आपदा में अवसर है, और
जब हम कंपनीज की बात करें तो क्या आपको लगता है, खासकर वो यूएस का टैरिफ हुआ या फिर जो बीच में चुनौतियां आई, वहां पर कंपनी अपने आप को तैयार कर रही है? हाँ, देखिए, जहाँ तक यूएस के टैरिफ की बात करें तो मैं मानता हूँ कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वहाँ के, वो एक अवतार के रूप में अपने लिए, है ना, क्योंकि वो कुछ भी कर रहे होंगे तो शायद हमारे लिए कुछ अच्छा ही होने वाला है फ्यूचर में। मेरा मानना है कि वक्त की मार से गुजर रहे हैं, डरो नहीं, हम निखर रहे हैं। सो दैट इज द वे वी हैव टू लुक इनटू इट। और जो आपने कहा कि इंडिया में जो भी चेंजेस हो रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जो भी अनाउंसमेंट किए हैं, तो आने वाले समय में विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन कोई मेजर चेंज नहीं होने वाला है। विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस दैट इज वेरी क्लियर। जीएसटी हैज बीन डन, इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैव बीन डन, थोड़ा बहुत टिंकरिंग होगा। वेल्थ टैक्स ऐसा हो सकता है जहां पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाएगी। वेल्थ टैक्स में एक नया हो सा आयाम आ सकता है जो ऑब्वियसली कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन को ही टच करने वाला है। कुछ नई चीजें लाना पड़ेगा, मतलब कहीं पहुंचने के लिए कहीं से गुजरना पड़ेगा, और बदलाव शायद हमारे खुद यहाँ से हो तो बहुत अच्छा है। एक जो मुझे लगता है सजेशन, अगर आप यहाँ के माध्यम से पहुंचा सकें, जो टैक्सेशन है या इंसेंटिवाइजेशन है, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक पूरा पॉपुलेशन जो पूरा डाइवर्सिफाइड हो गया है, विथ यंग पॉपुलेशन मोर है और सीनियर पॉपुलेशन अब एजिंग हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो साइकोलॉजिकली अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यंग पॉपुलेशन is more believing on expenditure and the aging population is more believing on savings. तो अब मैं युवा को बोलूं कि भैया तुम खर्चा कम करो, ये तो होगा नहीं, तो उनको इंसेंटिवाइज करें इनकम बढ़ाने के लिए। और क्योंकि पैसा सीनियर्स के पास है और वो सेविंग में विश्वास कर रहे हैं, तो उनको इंसेंटिवाइज करें खर्चा करने के लिए। तो अगर ये दो चीजों से अगर हम फोकस करेंगे ना, तो कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा। एंड जहां पर शॉक अगर बाहर से आ रहा है, हमारी स्ट्रेंथ इनसाइड है, वो डेमोग्राफिक है। तो डेमोग्राफिक के स्ट्रेंथ को अगर हम यूटिलाइज करेंगे, आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड स्टोरी। और विकसित भारत 2047 तो हमारा डेफिनेटली निश्चित है। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है वित्त मंत्री जी हमारा शो देखेंगे और ये जो सजेशन यहाँ पे इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आए हैं उन पर गौर करेंगी। अंकित, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या सजेशंस ऐसे होने चाहिए, खासकर सरकार के लिए, और आउटसाइड में बजट की भी बात कर रहा हूँ, जिससे इंदौर जैसी सिटीज़ को भी थोड़ा सा और ग्रोथ मिले? आउटसाइड बजट और या इन बजट इंदौर से जैसे सर, इंदौर आई फील ऑलरेडी बहुत अच्छे ग्रोथ मॉडल पे है। अगेन आई डोंट नो कि नेशनल लेवल पे क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमारी स्टेट गवर्नमेंट से ड्राइव होती है, चाहे वो लैंड की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो परमिशंस हो, क्योंकि वी हैव अ वेरी लार्ज वर्क फोर्स, तो एवरीथिंग मोस्टली कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन एक चीज़ है जो और एक्सपेक्टेड है। मैं मेरी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो इनवर्ट टैक्स क्रेडिट के कारण रिफंड्स उन्होंने ऑलरेडी बहुत सिंप्लीफाई किए हैं, बट जीएसटी का एक जो मूल भाव है, जो जीएसटी टैक्स है, वो है वन नेशन वन टैक्स। तो ऐसा मुझे लगता है कि जब तक चीज़ें एक टैक्स में नहीं आएंगी, क्योंकि ये अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर होने के कारण अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है, क्या मिक्स सप्लाई होगा, क्या कंपोजिट सप्लाई होगा, तो हमारी इंडस्ट्री इससे बहुत अफेक्टेड है। तो जब तक एक जैसा टैक्स स्ट्रक्चर नहीं आएगा, तब तक बिजनेस की ईज नहीं हो पाएगी। कुछ चीज़ें जैसे इनकम टैक्स में 194R है, तो गवर्नमेंट का उसके ऊपर जो एजेंडा था वो था कि हम गिफ्ट को टैक्स करें, क्योंकि जो जिन्हें गिफ्ट मिलता है वो इनकम में डिक्लेयर नहीं करते हैं, जितनी मेरी समझ है। परंतु उसका हमारे बिजनेस पे बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है, क्योंकि हमारा गिफ्टिंग जो होता है वो बहुत छोटे दुकानदारों को, रिटेलर्स को होता है, तो हम उन्हें गिफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उनके पैन कार्ड लेना और वो करना संभव नहीं है। तो और सिंप्लीफिकेशन कुछ पॉलिसीज में अपेक्षित है सरकार से, ताकि इंदौर हम लोग जैसी जो इंडस्ट्रीज हैं वो और एम्प्लॉयमेंट दे पाएं और काम कर पाएं। एक जो टैरिफ की भी बात यहाँ पे हुई है, टैरिफ से हम लोग हाईली अफेक्टेड हैं, बिकॉज वी हैव गुड एक्सपोर्ट्स टू यूएस, और 0% टैक्स से सीधे 50% टैक्स लग गया है। बट एक और चीज देखने वाली कि डॉलर भी 80 रुपए से 90 रुपए पहुंच गया है, तो 10-15% का तो वहां पे थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है। परंतु मैं न्यूज में पढ़ता हूँ कि न्यूज में ऐसा आता है कि
भारत को फर्क नहीं पड़ा यूएस के टैरिफ से और हमने दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। मुझे नहीं समझ में आता है कैसे होता है, मेरा अगर बाजार अमेरिका में है, मेरा कंज्यूमर अमेरिका में, तो कल से सडनली रशिया कैसे मुझसे, चाइना कैसे अगर होगा भी तो मुझसे, उसमें काफी समय लगेगा। इसमें एक एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं था कि मेरे पास डिमांड बहुत थी और मैं सप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो अब चलो यूएस को नहीं जा रहा है तो चलो जर्मनी को माल जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये हमें इस सोच से बाहर आना चाहिए। यूएस के टैरिफ ने डेफिनेटली हिट किया है। आई डोंट नो गवर्नमेंट उसको कैसे, क्या तरीका है उसका, जल्दी से बातें हो। और 25% एक 20 से 25% एक लगता है कि जहां पे आप उसको कर सकते हो, 50% डेफिनेटली बहुत हाई है। तो गवर्नमेंट से यही अपेक्षा है कि इन चीजों पे गौर करे, इससे और बेहतर काम हो हमारा। जाहिर सी बात है, ये जो अनसर्टेनिटी वर्ड है वो हटेगा तो सबके लिए बेहतर है। जो भी पॉलिसी क्लैरिटी मिलेगी और जो भी टैरिफ है वो फाइनलाइज होगा, वो सबको पता रहेगा। अर्पित जी, मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ, ये जो हम पिछले साल की अगर हम बात करें, बहुत सारे छोटे छोटे जो जगह से निवेशक हैं, और सब पिछले साल नहीं, ये जो ग्रोथ है वो बढ़ती आ रही हो। मैं पिछले साल का इसलिए आपको बोला क्योंकि अगर हम सेंसेक्स निफ्टी की बात करें तो उतनी ग्रोथ नहीं हुई, उतनी कमाई करके नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो निवेशक हैं वो डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। बजाय इसके जैसे आप बोल रहे थे कि बजट में उतना सपोर्ट नहीं मिला है। मैं एकदम सिनेरियो बदल के आपसे पूछता हूं कि क्या ऐसा इस बार बजट में हो सकता है जिससे निवेशक खुश हों? आपने बोला कुछ नहीं होगा, उससे भी खुश होंगे, लेकिन क्या होगा उससे ज़्यादा खुश हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब लास्ट ईयर जो हमने डिस्पोजेबल इनकम टैक्स स्लैब में जो किया, उसमें अगर 24 लाख को 35 लाख करे 30% पे, सो मोर इनकम्स विल बी इन हैंड्स ऑफ पीपल। जैसे नवीन जी ने भी बोला कि अल्टीमेटली द इंक्रीमेंटल फ्लोज आर ग्रोइंग इन द इकोनॉमी। अभी हम देखेंगे कि डिपॉजिट्स में भी पैसा नहीं जा रहा है, बिकॉज टैक्सेशन हैज़ बीन सो हाई और रिटर्न्स एफडी में इतने कम हो गए कि अगर हम 30-40% स्लैब में है तो 6.57% का इंटरेस्ट आता है हमें, और अगर पोस्ट टैक्स करे तो कुछ ईल्ड ही नहीं है, मतलब इन हैंड। तो पीपल ऑल्सो हैव नो ऑप्शन एक्चुअली। आज मुझे अगर इन्वेस्ट करना है, आई हैव ओनली गोल्ड, सिल्वर, ETFs एंड I mean capital markets, mutual funds and all these routes to invest. So option with people are also less. So मतलब incremental flow will keep coming into markets. There is no option and no opportunity available in hands of any common man कि वो कुछ और asset classes को देख पाएगा। बिकॉज बहुत सारे asset classes जैसे लैंड है तो एक आपको मिनिमम कैपिटल एम्प्लॉयमेंट का एक प्रॉब्लम रहता है। सो डेट में रिटर्न नहीं है, आपको लगाना पड़ेगा ही कैपिटल मार्केट्स में, तो गवर्नमेंट कुछ करे या नहीं करे, इन हैंड्स ऑफ अ कॉमन मैन। इसीलिए इंक्रीमेंटल अकाउंट्स भले ही इस साल रिटर्न निफ्टी में नहीं आए हैं, बट इंक्रीमेंटल अकाउंट्स ग्रोथ है, और आई थिंक आज हम 20 करोड़ 21 करोड़ अकाउंट्स पे आ गए हैं। सो इट विल कंटिन्यू, क्योंकि द वे आधार नंबर्स आर देयर, इंश्योरेंस पॉलिसीज आर देयर। हम अभी भी म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स में वी आर स्टिल एट वेरी लो, and per capita ratio of investment that we always speak ki how it is in US or in China, and we are still at a lower level. So this has to grow. Government kuch kare nahi kare, the capital markets is poised for the growth. यही है कि हमें गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि अपॉर्चुनिटीज़, अवेयरनेस जो उन्होंने कर रहे हैं उसको मतलब जारी रखे और उसको बढ़ाए, सो दैट कॉमन मैन इज़ अवेयर। क्योंकि अवेयरनेस की ही, नॉलेज की ही सबसे बड़ी कमी रहती है, तो लोग गलत जगह चले जाते हैं। प्राइवेट मनी में CISS स्कीम्स हम देखते हैं कि कितने फ्रॉड्स भी होते हैं, तो वो अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोग गलत जगह नहीं चले जाए, सो दैट दे आर चैनलाइजिंग ऑल द राइट मनी इन द कैपिटल मार्केट्स। और मनी अपने फ्लो में आता है तो ऑब्वियसली मार्केट भी, आज हम देखेंगे कि SIP के कारण मार्केट एक टाइप से जो फ्लोज है उससे हमारा मार्केट कम से कम रिटर्न नहीं है, लेकिन प्रोटेक्टेड रहा। तो अब हमारे डोमेस्टिक मतलब इन्वेस्टर्स और हमारी जनता ही हमारे मार्केट को प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है और इसको और बढ़ाना ही चाहिए। बिल्कुल, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे रखे, और स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो डीपनिंग और होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खासकर हम यहाँ इंदौर में बैठे हैं और आगे भी बजट यात्रा अलग अलग शहरों में जाएगी, वहाँ पर व्यूज़ लेंगे। और सबसे ज़रूरी है कि सबकी आवाज़ वित्त मंत्री तक पहुँचना, और बजट यात्रा का यही पर्पस है। बहुत बहुत शुक्रिया हम सबसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू।